गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? गुड इवनिंग काजल, विशाली, अनन्या, गायत्री। आ जाओ भाई, जल्दी से सब लोग क्लास में आ जाइए आज की क्लास में। आज की क्लास हम लोग बात करने वाले हैं, दैट इज लेक्चर नंबर 6, मोल कॉन्सेप्ट। और इसके अंदर हम आज जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं दैट इज कंसंट्रेशन टर्म्स, और उसके बाद सैम्पलिंग, मिक्सिंग एंड डाइल्यूशन। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए सब लोग जल्दी से जुड़ जाइए। कम ऑन एवरीबडी। नमस्ते बच्चों, जल्दी से आ जाओ, जुड़ जाओ। क्लास हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप बता दीजिए कि आपको प्रीवियस लेक्चर में यदि कोई डाउट है तो आई वुड लाइक टू टेक दैट डाउट फर्स्ट, और अगर नहीं है तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। बोलो भाई, एनीबडी हैज एनी प्रॉब्लम इन एनी क्वेश्चन, एनी कॉन्सेप्ट? कोई भी अगर ऐसी चीज तुम्हें लग रही है तो प्लीज पूछो। गुड इवनिंग पूजा, ठीक है। प्रणाम के। तो आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं? राधे राधे विष्णु। आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज आस्क, और अगर नहीं तो वी विल बिगिन विद टुडेज क्लास, ठीक है? क्योंकि आज का टॉपिक इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आज हम लोग बात करने वाले हैं कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में, ठीक है? कल मैंने आपको हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन दे दिया था कंसंट्रेशन टर्म्स का, आज हम उसकी डिटेल्स में बात करेंगे, ठीक है? ओके, सो इफ एनीबडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग प्लीज आस्क। ठीक है रितेश, जय श्री राम बेटा। तो चलिए, आई थिंक सभी लोग आ गए हैं क्लास में। शुरू करें हम अपनी क्लास आज की। चलिए शुरू करते हैं। ओके, गुड इवनिंग आकाश। चलो सबके साथ हो गया हमारी गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। चलो अब हम शुरू करते हैं। कल के क्लास को अब हम कंटिन्यू करते हैं। गुड इवनिंग यूजर, गुड इवनिंग, ठीक है। ऑलराइट बच्चों, आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक है दैट इज गोइंग टू बी अबाउट द कंसंट्रेशन टर्म्स। हम कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में बात करेंगे। एक बार हम लोग जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या किया था। आओ देखो बच्चों, लास्ट क्लास का जो टॉपिक था दैट वाज समथिंग लाइक दिस। हम लोग मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, लेक्चर नंबर 5 इट वाज। लेक्चर नंबर 5 में हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले इसके अंदर मैंने आपको बताया था अबाउट टॉपिक एन फैक्टर और कंसंट्रेशन टर्म्स। एन फैक्टर मैंने बताया था 3 तरीके से कैसे निकाला जाएगा। उसके बाद हमने बात की कि एन फैक्टर जो होता है उससे हम एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं पता लगा सकते हैं, ठीक है जी? एन फैक्टर से सिर्फ नंबर ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन और OH नेगेटिव पता चलते हैं, ठीक है जी? उसके बाद मैंने बात किया कि एन फैक्टर का एप्लीकेशन ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने में होता है। ग्राम इक्विवेलेंट्स काम की चीज होती है। और फिर हम उसके बाद ये बहुत सारी बातें की, नॉर्मेलिटी मोलैरिटी में फॉर्मूला किया। ये सारी के सारा टॉपिक था हमारा। आप में से किसी को कोई भी स्लाइड में, कोई भी शीट में कोई डाउट है तो प्लीज आस्क, यदि नहीं है तो मुझे बता दीजिए, हम आगे चलते हैं। एनीबडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग? ओके, यहाँ पे डाउट है सर। नो डाउट इन प्रीवियस लेक्चर सर। ओके विष्णु, वेरी गुड। गायत्री पूछ रही है सर ग्राम इक्विवेलेंट्स का कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये क्वेश्चन से पता चलेगा क्या? बिल्कुल बेटा, क्वेश्चन से ही पता चलेगा। आपको मैंने ग्राम इक्विवेलेंट्स के 3 फॉर्मूला सिखा दिए। 3 फॉर्मूला क्या क्या थे? सबसे पहला फॉर्मूला है मोल्स इनटू एन फैक्टर, दूसरा फॉर्मूला है नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, और तीसरा फॉर्मूला है मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर। ये तीनों अलग फॉर्मूलाज नहीं है, एक ही बात है। बस आप देख लो डेटा क्या दिया हुआ है, जो भी डेटा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग पुट करो और अपना आंसर निकालो, ठीक है जी? चलिए, सो आई थिंक सभी को समझ में आ गया है कि व्हाट इज दिस गोइंग टू बी अबाउट, है ना? चलिए शुरू करें हम अपने आज की क्लास को। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। हम लोग यहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म्स आप पढ़ेंगे आज की क्लास में। जैसा कि आप लोगों ने बताया कि आपको प्रीवियस लेक्चर में कोई भी डाउट नहीं है। गुड इवनिंग सीमा, गुड इवनिंग बेटा। चल अब हम यहाँ पे आज बात करते हैं। देखो बेटा, कल मैंने आपको सिखाया था कि हमारी जो कंसंट्रेशन टर्म्स होती है, कंसंट्रेशन टर्म्स की हम लोग बात कर रहे थे, और हमने आपको यह बता दिया था कि कंसंट्रेशन टर्म्स को हमने 2 परिवारों में बांटा है। वह 2 परिवार कौन कौन से थे? आओ इन 2 परिवारों के बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है जी? आज हम कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, और इनके 2 परिवार कौन कौन से थे? एक थी मेरी टेम्परेचर, एक फैमिली का नाम था टेम्परेचर, इस तरफ मैं लिख देता हूं टेम्परेचर डिपेंडेंट फैमिली, टेम्परेचर डिपेंडेंट फैमिली, ठीक है जी? यानी कि वॉल्यूम टर्म प्रेजेंट, इसमें वॉल्यूम टर्म जरूर प्रेजेंट होगा, ठीक है बेटा? और इधर मैं लिखने वाला हूं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट फैमिली, इंडिपेंडेंट फैमिली, ठीक है जी? और इंडिपेंडेंट फैमिली में बात करेंगे इसके अंदर वॉल्यूम टर्म नॉट प्रेजेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी? चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहली टर्म जो हम यहाँ पे समझने वाले हैं उसको हम कहते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल M से। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट
मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपने किस में लेना है, लीटर्स में लेना है। ठीक बात है, अरे समझ में आया कि नहीं। दूसरी इसके अंदर अच्छा इसके अंदर पहले लिख देता हूं मैं, इसके अंदर जो फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म हो जाएगी उसको बोलूंगा मैं मोलैलिटी। मोलैलिटी को हम डिनोट करते हैं बाय स्मॉल m। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, और जो वेट ऑफ सॉल्वेंट आपने लेना है वह किस में लेना है, केजी में लेना है। ठीक है भाई, दूसरा ये हो गया पहला फॉर्मूला। इधर दूसरे की बात करते हैं हम लोग, नॉर्मेलिटी की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट्स को डिवाइड कर देंगे हम लोग किससे, डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से, जो कि लीटर्स में लेना है। और दूसरा रिलेशन भी आपने याद रखना है, क्या, व्हाट इज दैट दूसरा रिलेशन, यानी कि नानी इज इक्वल्स टू एन फैक्टर टाइम मम्मी, यानी नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू एन फैक्टर टाइम्स मोलैरिटी। दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जो कि आपने भूलना नहीं है, ये सबसे काम का फॉर्मूला आपका, डू नॉट फॉरगेट दिस बच्चों। और यहाँ पे अगर हम इसमें सेकंड टर्म की बात करते हैं तो सेकंड टर्म हियर कुड बी मोल फ्रैक्शन। नाउ व्हाट इज दिस मोल फ्रैक्शन, अब मैं यहाँ पे मोल फ्रैक्शन की बात कर लेता हूँ, बहुत ही प्यारी टर्म है मोल फ्रैक्शन। देखो भाई, मोल फ्रैक्शन को हम लोग इस तरीके से x से डिनोट करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, जिसकी भी मोल फ्रैक्शन निकालना चाह रहे हैं, डिवाइडेड बाय, और उसको डिवाइड कर देंगे उठा के किससे, टोटल नंबर ऑफ मोल से, टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी। सो आई होप ये चारों के चारों फॉर्मूलाज आपको क्लियर हो गए होंगे। बहुत ही आसान है, कुछ भी इसमें कंफ्यूजन वाली बात है ही नहीं, बहुत सिंपल से फॉर्मूलाज हैं, एक सेकंड में समझ में आ जाते हैं, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा मोल फ्रैक्शन के बारे में हम लोग और चर्चा करना चाहेंगे। अगर मान के चलो इसके अंदर मेरे को एक्स, देखो ये शुरू करने से पहले ना एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, वो क्या है कि ये वाली जो नोटेशंस है ना, मैं पूरे चैप्टर में यूज करने वाला हूँ। जब भी कभी मैं कैपिटल W लिखूंगा तो कैपिटल W मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द गिवन मास, समझ आ गई बात। कभी भी मैं कैपिटल M लिखता हूं तो मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द मोलर मास, मैं मोलर मास की बात कर रहा हूं। कभी भी मैंने स्मॉल n लिखा, स्मॉल n का मतलब हो जाएगा मेरा नंबर ऑफ मोल्स। ये पूरे चैप्टर में यह नोटेशंस में यूज करूंगा, ये नहीं बदलेंगी, ठीक है बेटा। उसके बाद कभी भी अगर मैं 1 या a इस्तेमाल करता हूं, दैट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट द सॉल्वेंट। 1 या a हम बात करेंगे तो सॉल्वेंट की बात चल रही है, 2 या फिर b बोलता हूं तो बात चल रही है सॉल्यूट की बात चल रही है। ठीक है, ये वाली नोटेशंस आपने भूलनी नहीं है, इन्हीं का ही मैं बार बार इस्तेमाल करूंगा। ठीक है भाई, अब यहाँ पे आ जाओ, मोल फ्रैक्शन की बात करता हूं। सो लेट्स सपोज अगर मैंने लिखा x से लिखा, तो x से मतलब क्या हुआ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो इसको कैसे डिफाइन करूंगा, दैट इज इक्वल्स टू Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb। ठीक बात है बेटा। सिमिलरली x भी डिफाइन करना है तो क्या बन जाएगा, Nb अपॉन Na प्लस Nb। ठीक बात है भाई। और एक बात आपने और ध्यान रखनी है कि मोल फ्रैक्शंस का जो सम होता है वह हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, यानी कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल्स टू यूनिटी। कभी नहीं भूलना इस बात को, ठीक है भाई, नेवर एवर फॉरगेट दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ू, ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, आपने बचपन में भी कई बार पढ़ा है, तो इसी टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। अगली टर्म जो हम यहाँ पे समझ सकते हैं, दैट इज थर्ड टर्म दैट आई कुड यूज हियर इज स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ निकालता है सॉल्यूशन की बहुत बार, अब जब टाइट्रेशन करते हैं तब भी स्ट्रेंथ निकलती है। स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि आपने सॉल्यूट का वेट लेना है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है भाई। अब यानी कि इसको मैं और किस तरीके से डिफाइन कर सकता हूं, इसको एक और तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है बच्चों, क्योंकि ना ये कुछ सिमिलर होता है मोलैरिटी से। ठीक है जी। अब अगर आपकी मोलैरिटी आ गई तो स्ट्रेंथ कैन ऑल्सो बी रिटन एज, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। स्ट्रेंथ को मैं कैसे लिख सकता हूं बेटा, स्ट्रेंथ कैन बी रिटन एज मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इन दोनों को भी देखो आपस में एक्चुअली स्ट्रेंथ ही आ जाएगा। कैसे, अब सॉल्व करता हूं मैं। सो मोलैरिटी को हम लोग कैसे डिफाइन करते थे, इसको डिफाइन करते थे मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे डिफाइन करते थे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, और यहां से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने मोलर मास मतलब M2। अब इसको मैं थोड़ा सा एक्सपैंड करके लिख देता हूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं N2 डिवाइडेड बाय V मल्टीप्लाई बाय M2। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व करके लिखूंगा तो ये क्या दिख जाएगा मेरे को, इट कैन बी रिटन लाइक दिस, N2 को मैं लिख सकता हूं W2 बाय M2 इंटू M2 बाय V। तो क्या कटा कि M2 से M2 कटा मेरा, ये M2 से M2 कटा, सो व्हाट डू आई गेट W2 बाय V।
तो ये W2/V क्या हो गया, अरे W2/V को ही तो स्ट्रेंथ बोलता हूं। सो अल्टीमेटली अगर मेरे को स्ट्रेंथ निकालना है और मोलैरिटी आपको डायरेक्टली मिल चुकी है, कुछ भी नहीं करना, उठा के मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा आप अक्सर करते हो जब आप टाइट्रेशन के क्वेश्चन करते हो अपने कॉलेज में, लैब में करते हो। देखो लैब में आप लोग टाइट्रेशन खूब कर रहे होते हैं, लेकिन पीछे का जो डेप्थ है अंडरस्टैंडिंग वो किसी को भी नहीं पता होता, उसको सुधारो प्लीज, ठीक है जी। आपको समझ में आना चाहिए कि जो आप लैब में एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं। आपको अक्सर बोला जाता है कि इसका स्ट्रेंथ निकाल लो, और लास्ट में आप लोग जो भी आंसर आता है उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हो। मैं ही नहीं कह रहा किसी को नहीं पता होगा, बहुतों को पता होगा आप में से, बट मोस्ट ऑफ यू आर लाइक दिस ओनली, मालूम ही नहीं होगा कि क्यों कर रहे हैं। सो दिस इज द रीजन एक्चुअली व्हाई एम आई डूइंग सो, ठीक है जी। आई होप इट इज क्लियर टू यू। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया। सो ये हमारा कॉन्सेप्ट था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो दिस वाज अबाउट स्ट्रेंथ। अब तीसरा वाला हम इसके अंदर भी पढ़ लेते हैं, यानी कि लेट्स स्टडी अबाउट द थर्ड वन इन दिस आल्सो। ये वाला हम लोग कौन सी क्या हो रहा है, ओके जी। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स स्टडी अबाउट द थर्ड कैटेगरी इन दिस आल्सो। ठीक है, इसके अंदर बच्चों जो ये वाली फैमिली कौन सी थी हमारी, राइट हैंड साइड पे मैं पढ़ रहा हूं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट फैमिली, और इंडिपेंडेंट फैमिली में अगला जो हम लोग टर्म पढ़ेंगे दैट इज मास परसेंटाइल, दैट इज मास परसेंट। और मास परसेंट को हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग बच्चों वेट बाय वेट परसेंट के नाम से भी जानते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट लेना आपने जो कि ग्राम्स में होता है, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है जी। ये भी आपने किस में लेना है, ग्राम्स में लेना है, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। एक बात आपको मैं ट्रिक यहां पे लिख करके दे रहा हूं, ये बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट करके मैं यहां लिख देता हूं, नोट इन ऑल, सारी के सारी परसेंटेज बेस्ड कंसंट्रेशन टर्म्स। जैसे ये तो वेट बाय वेट हो गया ना, ऐसी वेट बाय वॉल्यूम भी हो सकता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी हो सकता है। तो ट्रिक क्या है, इन ऑल परसेंटेज बेस्ड कंसंट्रेशन टर्म्स, जितनी भी परसेंटेज बेस्ड कंसंट्रेशन टर्म्स होंगी ना, हमेशा न्यूमिरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ऐसे लिखा रहेगा। न्यूमिरेटर में हमेशा जनरली बात चल रही होगी सॉल्यूट की, और डिनोमिनेटर में बात चल रही होगी सॉल्यूशन की, ठीक है। जब हम परसेंटेज करते हैं तो डिनोमिनेटर में हमेशा सॉल्यूशन की बात करते हैं, आपने ये बात कभी भी नहीं भूलनी, ठीक है जी। जब भी परसेंटेज बेस की बात चल रही है तो न्यूमिनेटर में सॉल्यूट आएगा, डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन आएगा। बोलो बेटा, क्या आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत ही आसान सी बात थी, कुछ भी इसके अंदर मुश्किल नहीं है। हाँ जी भाई बोलो। तो ये हो गई हमारी थर्ड कंसंट्रेशन टर्म। आइए फोर्थ के बारे में बात करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड फोर्थ कंसंट्रेशन टर्म। तो यहां पर मेरे पास जो फोर्थ हो जाएगी दैट इज वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो तुम्हें पता चली गया होगा फॉर्मूला, दैट इज वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट जो कि ग्राम्स में लेना होगा, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में ले लोगे, ml में, मल्टीप्लाई बाय 100। वेरी इजी, ठीक है। और यहां पर हमारे पास फोर्थ कौन सी हो जाएगी, देखो भाई सारी की सारी कंसंट्रेशन टर्म्स का आपने खास ध्यान रखना है, इसमें कुछ भी मुश्किल बात नहीं। और यहाँ पे हम फोर्थ ले सकते हैं, पीपीएम ले सकते हैं। पीपीएम भी बहुत इजी होता है। पीपीएम का मतलब क्या होता है बच्चा, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। और ये जो पार्ट्स पर मिलियन होता है ना, दिस इज सिमिलर टू वेट बाय वेट परसेंटेज। फॉर्मूला भी यही होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 की पावर 6। बस 100 की जगह 10 की पावर 6 आ जाता है, ठीक है। फिफ्थ की बात कर लेते हैं यहाँ पे। फिफ्थ इधर मैं बात कर देता हूं फॉर्मेलिटी। अब देखो फॉर्मेलिटी की जब भी बात करते हैं तो फॉर्मेलिटी एक तरह की फॉर्मेलिटी है। जब भी कभी आपसे एग्जाम में फॉर्मेलिटी मांग लेता है ना, आपने आंख बंद करके मोलैरिटी निकाल के आ जानी है। क्या निकाल के आनी है, मोलैरिटी। जैसे मोलैरिटी निकालते हैं वैसे ही फॉर्मेलिटी निकालते हैं, नो अंतर नो डिफरेंस, बिल्कुल सेम टू सेम तरीके से आपने फॉर्मेलिटी निकालनी है। मैं यहां पर आपको लिख भी देता हूं, ये बात आप कभी भी नहीं भूलेंगे, दैट इज सेम एज मोलैरिटी, सेम एज मोलैरिटी। बोलो बच्चों यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या बनता है, इसका फॉर्मूला बनता है, फॉर्मेलिटी अगर आपको डिफाइन करनी हो तो फॉर्मेलिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, फॉर्मेलिटी कैन बी रिटन एज नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। निकालते बिल्कुल बेटा मोलैरिटी की तरह ही है, आपने कोई भी ज्यादा बुद्धि मत चलाना। और यहाँ पे फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगी, जैसे कि पीपीबी,
पीपीबी का भी मतलब बहुत इजी है, दैट इज पार्ट्स पर बिलियन। अब की बार बिलियन हो जाएगा, बस डिफरेंस कुछ भी नहीं होगा, यहां पर भी W2 बाय W सॉल्यूशन इंटू 10 की पावर 9 हो जाएगा। बोलो बेटा, क्या आपको ये सारी के सारी कंसेंट्रेशन टर्म्स क्लियर हुई कि नहीं हुई? ये मैंने आपको सारी के सारी टोटल यानी कि 10 कंसेंट्रेशन टर्म्स हो गई। आइए सबको एक बार फिर से नजर डालते हैं। सबसे पहली कंसेंट्रेशन टर्म थी मोलैरिटी, फिर नॉर्मैलिटी, फिर मोलैलिटी, फिर मोल फ्रैक्शन, इसके बाद हमने किया स्ट्रेंथ, मास परसेंटेज, इसके बाद हमने किया वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, पीपीएम, फॉर्मेलिटी, पीपीवी। बहुत इजी है। अब देखो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी हो सकता है इस तरीके से, है ना, वेट वॉल्यूम बाय वेट भी हो सकता है। तो जैसा डेटा दिया हुआ है, जो मांग रहा है आपसे, आराम से आप निकाल के दे सकते हो उसको। ठीक है जी, कोई भी परेशान होने की बात नहीं है। कंसेंट्रेशन टर्म्स बहुत आसान है, नाम पकड़ो उनका क्या है और आपका काम आराम से चल जाएगा। ठीक है, किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, सो यहां तक किसी को कोई आपत्ति नहीं है, वेरी गुड। ठीक है जी, अब देखो यहां पर होता क्या बच्चों, एक मैं आपको हिंट देना चाहता हूं, एक चीज का यहां पे ध्यान रखना। देखो हमारे पास कंपाउंड्स दो टाइप की होती हैं, एक होती है कोवेलेंट कंपाउंड्स, कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं एक तो, और दूसरे कौन से होते हैं हमारे, आयोनिक कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड, बस नाम का फर्क होता है, नाम का फर्क होता है। नाम का फर्क कैसे होता है, देखो कोवेलेंट कंपाउंड्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसी को हम लोग आयनिक कंपाउंड्स में क्या बोलते हैं बच्चों, फॉर्मूला यूनिट बोलते हैं। फॉर्मूला यूनिट, आयनिक कंपाउंड अगर बोल रहे हैं तो दैट थिंग इज कॉल्ड एज फॉर्मूला यूनिट। और यहां पर जो मोल्स होते हैं, मोल्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, फॉर्मूला यूनिट मास, फॉर्मूला यूनिट मास बोल देते हैं। अब देखो यहां पे पीछे देखो, जब मैं फॉर्मेलिटी निकलवा रहा था तो मैंने फॉर्मूला यूनिट मास बोला, तो अल्टीमेटली मैंने क्या निकाले, मोल्स निकाले। तो ये आपने थोड़ा छोटा सा ये कंपैरिजन जो है वो याद रखना है, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट बात है नहीं है। अगर आपको ये ध्यान होगा तो आप इजीली समझ सकते हो। सो बेसिकली फॉर्मेलिटी है क्या, फॉर्मेलिटी कुछ नहीं होता बेटा, फॉर्मेलिटी इज नथिंग बट, फॉर्मेलिटी कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज द मोलैरिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। ठीक है, कल कोई मुझे बोल रहा था कि सर फॉर्मेलिटी में हमेशा दिक्कत होती है, आज के बाद नहीं दिक्कत होगी भाई। मैंने आपको एकदम इसका जड़ से ही बता दिया कि फॉर्मेलिटी होती ही क्या है। फॉर्मेलिटी इज नथिंग बट दी मोलैरिटी। जब एक आयनिक कंपाउंड के लिए आप मोलैरिटी निकालने चलोगे तो उसी को फॉर्मेलिटी कहते हैं, बस बात खत्म। ठीक है जी, चलिए ओके, सो एज आई कैन सी यहाँ पर आप बोल रहे हैं, विष्णु बोल रहे हैं सर नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट सर नहीं आया। विष्णु अब आ गया, अरे भाई अब आ गया समझ में। फॉर्मूला यूनिट का मतलब क्या हो जाएगा, जब भी कभी आपको फॉर्मूला यूनिट लिखूं तो मतलब मॉलिक्यूल्स, और जब भी कभी फॉर्मूला यूनिट मास लिखूं तो यानी कि मोल्स, बस। और ज्यादा दिमाग मत चलाओ। आयनिक कंपाउंड्स में मॉलिक्यूल्स को हम लोग फॉर्मूला यूनिट्स के नाम से जानते हैं और मोल्स को हम लोग फॉर्मूला यूनिट मास के नाम से जानते हैं, बस खत्म। इससे ज्यादा आपको इसमें समझने की, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है जी, इट इज क्लियर और नॉट क्लियर, बोलो भाई विष्णु, क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, अगर सबको मेरी बात समझ में आ गई, चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस यहां पर लगाते हैं। ठीक है, चलिए लेट अस अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 1। आई होप इतनी कहानी क्लियर हो गई होगी। सो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन यहां पे क्या कहना चाहता है। सो क्वेश्चन आज का हमारा पहला क्या है, कहता अ कंटेनर कंटेन्स, ध्यान से सुनना क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। अ कंटेनर कंटेन्स 1 मोल O2, 1 mole O2, 2 mole 2 mole CO2 and 1 mole Fe, 1 mole Fe at room temperature, at room temperature। कैलकुलेट, बहुत इजी क्वेश्चन है, कैलकुलेट
मोल फ्रैक्शन, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। चलो जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओ बच्चों, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट बताओ मेरे को, ठीक है। चलो फटाफट चालू हो जाओ, और किसी को कोई डाउट है तो मेरे से पूछो, ठीक है जी। क्लियर हो गया, विष्णु को क्लियर हो गया बिल्कुल, ठीक है, बाकी लोगों को भी क्लियर हो गया होगा। अब मुझे प्लीज इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, फटाफट चालू हो जाओ और मुझे आंसर दो, हरी अप। Is that clear or not? ओके यहाँ पर लोगों ने मुझे आंसर दे दिया, दैट इज सबसे पहला आंसर मेरे पास आया के का, दैट इज 0.25, 0.5 एंड 0.25। के ने, निकिता ने, और उसके बाद विष्णु ने, गायत्री ने, बसंत ने, अनन्या ने, सब ये जितने भी मैंने नाम लिए हैं एक बार मैं फिर से नाम ले देता हूं, दैट इज के हो गया, निकिता हो गई, विष्णु, गायत्री, बसंत, अनन्या, ये सब लोग गधे हैं, ठीक है। आओ अब इन्होंने क्या गधापन किया है, आइए उसको समझते हैं, और इन सभी का आंसर गलत है बिल्कुल। मूर्ख के मूर्ख ही रह जाओगे, कभी भी कुछ नहीं सीखोगे। देखो ध्यान से, अपनी अकल तो चलाना बंद ही कर चुके हो मानो। देखो भाई, अब ये मेरा कंटेनर है जिसके अंदर सारी स्पीशीज अवेलेबल है। एक में है 1 मोल O2, एक में है 2 मोल CO, मतलब उसी कंटेनर में 2 मोल CO2 और 1 मोल Fe। आप लोगों का दिमाग इतना भी नहीं चलता कि मान के चलो O2 की बात करता हूं, तो O2 गैस होती है रूम टेम्परेचर पे, यस ये O2 गैस होती है, ठीक है। तो जितनी भी सफेद रंग की गैस है मान के चलते हैं वह O2 है। उसके बाद मान के चलते हैं ये जो पीले रंग का है, यह पीले रंग का जो मैंने बीच में बनाया, पीले रंग का मेरा CO2 है। क्या जो आयरन होगा रूम टेम्परेचर पे, क्या आयरन तुम्हारा गैस होता है रूम टेम्परेचर पे? तुम अक्कल वक्कल है कि नहीं है? तो आयरन जो होगा वह रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है बच्चों। और ये जो मैंने बनाया आपके सामने, ये जो व्हाइट व्हाइट कलर का मैं नीचे बना रहा हूं, ये मेरा आयरन का पीस पड़ा हुआ है। दिस इज माई आयरन, दिस इज Fe। ध्यान रखेंगे इस बात का, दिस इज Fe। ये आयरन का टुकड़ा पड़ा हुआ है जो कि सॉल्यूशन के साथ मिक्स हुआ ही नहीं है, जो कि दोनों हेलो, एम आई ऑडिबल? तो यही गलती आप लोगों ने करी यहाँ पे। इसके बाद देखिए फिर से मैं एक बार हमारे यहाँ जो
बहुत ही महान बच्चे हैं, उनके नाम लेना चाहता हूं। के, निकिता, विष्णु, गायत्री, बसंत, अनन्या, आकाश, सीमा। देखो जरा, देखो प्यारे बच्चों, आयरन जो है इट इज नॉट द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, नॉट द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। यह जो है सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। यदि ये सॉल्यूशन का पार्ट ही नहीं है तो आओ निकालते हैं मोल फ्रैक्शन। सबसे पहले मैं निकालना चाहता हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ O2। तो कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, दैट्स इट। यानी कि 1 अपॉन, ये क्या बन जाएगा? 1 अपॉन 1 प्लस 2। तो कितना आ गया? 1/3। सो अब मैं निकालना चाहता हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 निकालना चाहता हूं बेटा, तो CO2 का कितना आ जाएगा? 2/3। और मोल फ्रैक्शन ऑफ आयरन निकालना चाहता हूं तो कितना आ जाएगा? 1। याद रखेंगे हमेशा इस बात का कि मोल फ्रैक्शन ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, प्योर सब्सटेंस की जब भी मैं बात करता हूं, प्योर सब्सटेंसेस इज ऑलवेज 1। आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बच्चों, गलती ना करो, जल्दबाजी ना करो बिल्कुल भी, अदरवाइज सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, सो आई होप आपको आंसर समझ में आ गया होगा। बसंत, तुम्हारा आंसर अभी भी गलत है। ये जो मैंने बोर्ड पे किया दैट इज द करेक्ट आंसर, प्लीज नोट इट डाउन, जल्दी से नोट कर लीजिए प्लीज इसको। क्या आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, क्लियर क्लियर, ओके क्लियर, ओके क्लियर, ओके। ठीक है जी, सो प्लीज कॉन्सेप्ट को ठीक से पकड़ो, कॉन्सेप्ट में गड़बड़ ना करो, नहीं तो सारा कुछ गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है जी, चलो आई होप इतनी बात अगर समझ में आ गई है आप लोगों को, तो चलिए अगला टॉपिक मैं आपको पढ़ा देता हूं। अगला टॉपिक जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। देखो अब ना, पहले आज से कुछ साल पहले क्या होता था कि क्वेश्चन कैसे आता था, डेटा दे देता था, बोलता था कि चलो मोलैरिटी निकालो, मोलैरिटी निकालो, मोल फ्रैक्शन निकालो, लेकिन नहीं, अब ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, वो तुमसे एक कदम आगे ही है, उसको ऐसा क्वेश्चन पूछने का इंटरेस्ट ही नहीं है। वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा कि एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलैलिटी तो ये है, चलो इसका तुम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज बताओ। वो इस तरीके से आपसे खेलेगा। सो आपको बेसिकली एक टॉपिक में पढ़ाना चाहता हूं यहाँ पे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल दिस टॉपिक एज, ये बिल्कुल फ्रेश टॉपिक मैं आपके साथ शुरू करना चाहता हूं, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरकन्वर्जन, इंटरकन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स यानी कि अब हम सीखने वाले हैं कि हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स को इंटर कन्वर्ट कैसे करें, कि एक कंसंट्रेशन टर्म यदि दे रखी है तो उसकी मदद से दूसरा कंसंट्रेशन टर्म हम लोग कैसे निकालें। बोलो बच्चों, ठीक है जी। अब इसके लिए ना आपको देखो, वैसे तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, जैसे मोलैरिटी और मोलैलिटी में जाना है तो एक फॉर्मूला हो गया, ऐसे करते करते जरा कॉम्बिनेशंस लगाओ, कितने फॉर्मूलाज हो गए, है ना? तो कोई पॉइंट ही नहीं है एक भी फॉर्मूला याद करने का, तो हम लोग एकदम फॉर्मूला लेस चलेंगे। मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूं, वो ट्रिक अप्लाई करोगे कभी भी क्वेश्चन गड़बड़ नहीं होगा। आओ सीखते हैं ट्रिक। अब ट्रिक क्या है? सबसे पहले नंबर 1, आपको स्टेप्स टू फॉलो, आपको बस यही वाले स्टेप फॉलो करने हैं और आपका आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा। स्टेप्स टू फॉलो, स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई कीजिए, आइडेंटिफाई द गिवन एंड अननोन कंसंट्रेशन टर्म। जो भी आपकी कंसंट्रेशन टर्म गिवन है या फिर अननोन है, उनको आइडेंटिफाई कर लीजिए। अरे कर लोगे इतना तो तुम्हें क्वेश्चन पढ़ते ही पता चल जाएगा कि क्या दिया है, क्या पूछा है। ठीक है जी। अब उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगा बेटा, कि राइट फॉर्मूला, अब इसके बाद फॉर्मूला लिखेंगे ऑफ गिवन कंसंट्रेशन टर्म, गिवन कंसंट्रेशन टर्म का फॉर्मूला लिखिए। ठीक है, जैसे आपने गिवन कंसंट्रेशन टर्म का फॉर्मूला लिखा, गिवन सीटी को कैसे लिखूंगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ऐसे लिखूंगा। तो बस इसके बाद आपने क्या करना है, थर्ड स्टेप अप्लाई करना है। थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा, पुट डिनोमिनेटर, जो भी डिनोमिनेटर आ रहा है आपको टेंशन नहीं लेनी, जो भी आ रहा है आने दो, पुट डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 1 और 100। आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेना कब 1 पुट करने की आवश्यकता है, कब 100 पुट करने की आवश्यकता है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। 1 और 100 एंड ऑब्टेन कीजिए, ऑब्टेन न्यूमरेटर, और फिर उसके बाद न्यूमरेटर को ऑब्टेन कर लीजिए।
यह 3 स्टेप समझ में आए कि ये 3 स्टेप करने में मुश्किल से 2 सेकंड भी नहीं लगते हैं। चौथा स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट, चौथा स्टेप चेक इफ द टू कंसंट्रेशन टर्म्स, जो दो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, बिलोंग्स टू सेम फैमिली और नॉट, सेम फैमिली और नॉट। फैमिली तो आपको पता है ना भाई, अरे फैमिली तो जानते हो ना कि टेम्परेचर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दो फैमिलीज थी ना, अगर वो सेम फैमिली की है या नहीं इस बात को चेक कीजिए। जैसे ही आपने चेक कर लिया, अब देखो दो चॉइसेस हो जाएंगी। दो चॉइसेस क्या हो जाएंगी बेटा, अगर जो तो वह सेम फैमिली से बिलोंग करती हुई, जैसे वो सेम फैमिली से बिलोंग करती है तब तो टेंशन ही नहीं लेनी, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। आपने क्या करना है, प्रोसीड डायरेक्टली, बस डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करो, आंसर आ जाएगा। प्रोसीड डायरेक्टली, आप डायरेक्टली आंसर निकाल लो, ठीक है। बट अगर यहाँ पे डिफरेंट फैमिलीज से बिलोंग करती हैं, डिफरेंट फैमिलीज अगर होंगी, तब यहाँ पे आपको एक चीज और करनी पड़ेगी। डिफरेंट फैमिलीज के केसेस में क्या करना है आपने बेटा, मेक द बॉक्स, आपने ये वाला बॉक्स तैयार करना है इमीडिएटली, ठीक है। आपने फटाफट से ये वाला बॉक्स तैयार करना है, कुछ इस प्रकार का एक बॉक्स तैयार करोगे आप लोग, ठीक है जी। अब इस बॉक्स को इस तरीके से बनाएंगे आप लोग, देखना ध्यान से, जैसा मैं बनाने जा रहा हूं, यह हो गया मेरा बॉक्स, ठीक है। इस बॉक्स के जो हमारे पास लेफ्ट बॉटम वाले 4 डब्बे हैं, यानी कि ये वाले 4 जो डब्बे हैं, इनको कट कर दो, इनके अंदर कुछ भी नहीं भरा जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इनको हमेशा के लिए काट दो, इनमें कुछ नहीं भरा जाएगा। बॉक्स के यहां पर लिखो पहले में वेट, ठीक है, जो कि ग्राम्स में होगा। दूसरे में लिखिए वॉल्यूम, जो कि एमएल में होगी। तीसरे में लिखेंगे डेंसिटी, जो कि ग्राम पर एमएल में होगी, ठीक है जी। अब इधर हम बात करते हैं, इधर पहला कॉलम बात करेंगे सॉल्यूट के बारे में, दिस इज एग्जैक्टली टोटली अबाउट सॉल्यूट। दूसरे कॉलम में बात करेंगे हम लोग सॉल्वेंट के बारे में, और तीसरे कॉलम में बात करेंगे हम लोग सॉल्यूशन के बारे में। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया। इस तरीके का एक बॉक्स बन जाएगा प्यारा सा, और फिर आप लोग, आपका आंसर आपके सामने। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना आ जाएगा, W2, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आएगा, W1। ये क्या आ जाएगा, W2 प्लस W1। वॉल्यूम आ जाएगा भी, डेंसिटी आ जाएगी D, ठीक है। ये सारी चीजें आपको दी होंगी। बॉक्स भरते ही देखो, बॉक्स भरने का उपयोग क्या है, बॉक्स भरने का उपयोग ये है कि वंस यू हैव फिल्ड द बॉक्स, बस पीछे जो भी किया है उसको भूल जाओ, उसको गोली मार दो, ठीक है। एक छोटे से एग्जाम्पल की मदद से समझाता हूं, तब आपको क्लैरिटी ज्यादा होगी। अभी उससे पहले आपको ऐसा समझने की जरूरत नहीं है। आओ एक छोटू सा प्यारा सा एग्जांपल करता हूं, जिससे कि आपको समझ में आएगा। देखो एक क्वेश्चन मेरे को यहां पर लिख के दे दिया है। क्वेश्चन में कहता है, यू आर गिवन विद 1.5 मोलर यूरिया सॉल्यूशन का ये है, ठीक है, इन वाटर हैविंग डेंसिटी, इसका जो डेंसिटी दे रखा है, हैविंग डेंसिटी कितना, 1.25 ग्राम पर ml, ठीक है। अब कहता है कैलकुलेट तो कीजिए जरा, कैलकुलेट क्या क्या कैलकुलेट करना है। नंबर 1 चीज जो आप कैलकुलेट करेंगे दैट इज द मोल फ्रैक्शन। इसमें जरा मोल फ्रैक्शन तो कैलकुलेट करके दे दीजिए, कोई चक्कर नहीं है। नंबर 2 इसी का ही हमें क्या बताइए, मोलैलिटी बताइए, चलिए मोलैलिटी भी बताना है। और नंबर 3 क्या बोलता है हमें, कहता है इसी का ही परसेंटेज वेट बाय वेट भी बता दीजिए। ये तीनों चीजें हमें कैलकुलेट करके देनी है, और आराम से हम लोग इसको कर सकते हैं। आइए अब इस क्वेश्चन को, मैं जो पीछे जो स्टेप्स बताए हैं, स्टेप्स की देखो, मोलैरिटी और मोलैलिटी में तो डायरेक्ट रिलेशन बन जाता है, मोल फ्रैक्शन में और किसी में भी डायरेक्ट रिलेशन की कोई आवश्यकता ही नहीं है, गोली मार दो। जो मैंने स्टेप्स सिखाए, स्टेप्स फॉलो करो, तुम्हारी जिंदगी सफल हो जाएगी, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। आओ देखो प्यारे बच्चों, और प्लीज ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा करो। जैसे तुमने इस क्वेश्चन में मूर्खता करी है, आयरन सॉल्यूशन का पार्ट भी नहीं है, फिर भी तुमने उसको मोल फ्रैक्शन के बीच में घुसाड़ के निकाल दिया। प्लीज डोंट मेक सच मिस्टेक्स, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग इंसानों की तरह सोचा करो, ओके, आ जाएगा समझ में, कोई ऐसा मुश्किल चीज नहीं है ये। आओ बच्चों इसको समझते हैं हम लोग। सो कहता है यू आर गिवन विद 1.5 मोलर यूरिया सॉल्यूशन इन H2O हैविंग डेंसिटी इतना, कैलकुलेट दिस, ठीक है। अब इसको प्रोसीड करते हैं, चलो हम लोग अपने स्टेप्स को फॉलो करेंगे। अब हम स्टेप्स को फॉलो किया तो सबसे पहले गिवन कंसंट्रेशन टर्म आज कौन सी है, मोलैरिटी। मुझे कैसे पता चला, मैंने यूनिट देखा, यूनिट मोलैरिटी, कैपिटल M जो यूनिट होता है वो मोलैरिटी का होता है, ठीक है जी। सो सारे के सारे यूनिट्स आपको मालूम होने चाहिए बेटा, यूनिट्स तो बहुत ही आसान सी बात होती है, कुछ बात नहीं होती। सो आज हमें मोलैरिटी दे रखी है, मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखेंगे। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, N2/V, सही है ना। N2 मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट, V मतलब वॉल्यूम, ठीक बात है बच्चों। अब यहाँ पे मोलैरिटी कितनी दे रखी है, 1.5 दे रखी है, सो इट इज N2/V। अब आपने अपनी बुद्धि चलानी है और जो रूल बताया वही करना है।
वॉल्यूम को पुट कर देंगे 1, लेट करो, लेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू 1 लीटर। 1 लीटर का मतलब क्या हो गया, 1000 ml हो गया, 1000 ml हो गया, ठीक है। तो यानी कि यहां से मेरे को N2 का वैल्यू कितना मिल गया, N2 मिल गया मुझे 1.5 मोल्स, यानी कि यूरिया के जो मोल्स आ रहे हैं बेटा वो 1.5 मोल्स आ रहे हैं। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? इतना काम होते ही बक्सा बनाओ अपना फटाफट से, बक्सा बनाओ जल्दी जल्दी, बक्सा बनाने की आवश्यकता इसमें जरूर पड़ेगी। सो मैंने यहाँ पे इस तरीके से एक बॉक्स बनाया, आइए बॉक्स को अब हम फिल करना स्टार्ट करते हैं। सो बॉक्स में मैंने बताया था कि आपको इस तरीके से 3 रोज 3 कॉलम बना लेने हैं, और ये जो लास्ट वाला है इनकी, यानी कि ये वाले जो 4 डिब्बे हैं इनको कट कर दो, इनकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अब यहाँ पे बात करते हैं, तो इधर होता था वेट ग्राम्स में, इधर होती थी वॉल्यूम ml में, इधर होती थी डेंसिटी ग्राम पर ml में, ठीक है जी। इधर होता था हमारे पास सॉल्यूट होता था, सॉल्यूट आज मेरा यूरिया है, इधर मेरा सॉल्वेंट होता है जो कि पानी है नेचुरली, और इधर मेरा सॉल्यूशन होता है। अब मुझे वेट ऑफ सॉल्यूट चाहिए, आओ पीछे आओ। हमें सॉल्यूट का वेट तो नहीं पता, लेकिन सॉल्यूट के मोल्स पता है ना। अब मोल्स पता है तो मोल से वेट में जाना तो बड़ा आसान काम है, और यूरिया मतलब मोलर मास से मल्टीप्लाई करना है। यूरिया का मोलर मास होता है 60। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, यूरिया इज दिस बच्चों, NH2C डबल बॉन्ड O NH2, और यूरिया का जो मोलर मास होता है, मोलर मास इज इक्वल्स टू 60 ग्राम्स पर मोल, जितना होता है निकाल लेना अपने आप, आता ही होगा निकालना। 60 ग्राम्स पर मोल होता है, तो इसका मतलब यह हो गया 90 हो गया। समझ आई बात के नहीं आई? बाकी अब जो दिख रहा है उसको पुट करते जाओ। डेंसिटी दिख रही है मेरे को 1.25, आइए इसको पुट करते हैं 1.25। वॉल्यूम अभी अभी तुमने 1000 माना था, अरे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1000 माना था ना तुमने, इसको 1 पुट करके बस। अब इसकी मदद से ये निकाल सकते हैं हम लोग, अरे बड़ी आसान बात है, कुछ भी बात नहीं है। अब हमें मालूम है बेटा, हमें ये मालूम होता है कि जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास कितना हो जाएगा, दैट इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो ये आ जाएगा 1250। ठीक है जी, ये 1250 है, यह 90 है, तो ये निकालना क्या बहुत मुश्किल काम है, तो सिंपली निकाल लूंगा 1250 माइनस 90, तो ये आ गया बच्चों 1160। बस खत्म, टेबल बनते ही काम तुम्हारा हो जाएगा सारा का सारा। अब देखो क्वेश्चन को पढ़ो और क्या चाहिए देखो। अब पहले पार्ट में हमें क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन चाहिए, कोई चक्कर ही नहीं है, आइए मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। सो मोल फ्रैक्शन यहाँ पे अब निकालना शुरू करता हूं मैं। सो नंबर 1 पार्ट इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन बोले तो आई वांट टू कैलकुलेट द x2। x2 का फॉर्मूला क्या होगा, n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। फॉर्चुनेटली n2 हमें डायरेक्टली पता है कि नहीं पता है ना। n2 कितना आ रहा था, 1.5 आ रहा था। सो मैं यहां लिखूंगा 1.5 डिवाइडेड बाय 1.5 प्लस वाटर के मोल्स निकालने हैं, तो वाटर का गिवन मास बाय मोलर मास, और पानी का आज गिवन मास कितना है 1160। देखा, टेबल से ही देख लिया मैंने डायरेक्टली, पीछे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, टेबल से डायरेक्ट देख लोगे तो तुम्हारा काम बहुत आसान हो जाएगा बच्चों। सो x2 मेरे पास आ जाएगा, दैट इज 1.5 डिवाइडेड बाय 1.5 प्लस, इसको मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व कर लूंगा, तो इट इज कमिंग आउट टू बी 64.44, ठीक है, प्लस 1.5, तो इट इज कमिंग आउट टू बी 1.5 डिवाइडेड बाय 65.94, ये आ गया मेरे पास। तो यहां से मेरे को मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली कितनी मिल जाएगी, 1.5 डिवाइड बाय आंसर, इट इज कमिंग आउट टू बी 0.0227। ठीक है जी, ये हमारी मोल फ्रैक्शन आ गई, और मोल फ्रैक्शन का कोई भी यूनिट नहीं होता। सो मोल फ्रैक्शन आपको सबको समझ में आ जानी चाहिए कि हमारी जो मोल फ्रैक्शन आएगी वो ये निकल के आएगी। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं आया? मोल फ्रैक्शन तो हमने इजीली निकाल लिया, अरे कोई मुश्किल बात तो नहीं थी मोल फ्रैक्शन निकालना, बच्चों का खेल था मोल फ्रैक्शन निकालना। यहाँ पे आओ अगली चीज निकालते हैं। अगली चीज क्या चाहिए थी हमको, देखो जरा क्वेश्चन को, अगली चीज चाहिए थी मोलैलिटी। चलिए मोलैलिटी निकालते हैं। सो मोलैलिटी कैसे निकाला जाता है, मोलैलिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यानी अगर ये केजी में नहीं है ग्राम्स में है तो लिख सकता हूं N2 डिवाइड बाय W1 इंटू 1000। ठीक है जी, सॉल्व करूंगा तो N2 कितना आ रहा था 1.5, W1 देखो टेबल से ही देख लो 1160 इंटू 1000, बस आंसर आ जाएगा तुम्हारा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको डायरेक्टली आंसर मिलेगा, इट इज 1.5, इट इज कमिंग आउट टू बी बच्चों 1.293 मोलल। मोलैलिटी का यूनिट होता है मोलल। आई होप ये दोनों पार्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे। बताओ बच्चों क्या ये दोनों पार्ट्स क्लियर है कि नहीं है? आइए थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमसे इसने क्या मांगा है, थर्ड पार्ट में इसने हमसे मांगा है दैट इज वेट बाय वेट परसेंटेज, यही मांगा है ना। हाँ जी, वेट बाय वेट परसेंटेज मांगी है, तो चलिए वो भी निकालते हैं। दैट इज वेट बाय वेट परसेंटेज, फॉर्मूला क्या था W2 डिवाइडेड बाय W सॉल्यूशन इंटू क्या होता है, इंटू 100 होता है। सो आप टेबल को देखो, टेबल से दिख रहा है कि W2 कितना दिख रहा है मेरे को 90,
90। W सॉल्यूशन कितना दिख रहा है, देखिए सॉरी, W सॉल्यूशन दिख रहा है 1250, तो यहाँ पुट करेंगे 1250 और मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा मैं, 100 से। सॉल्व कर लेंगे इसको, तो इट इज कमिंग आउट टू बी 7.2%। ठीक है, यह तीनों आंसर्स आपके सामने आ गए हैं बच्चा, कि सबसे पहले मोल फ्रैक्शन आ रही है हमारी 0.0227, मोलालिटी आ रही है 1.293 और लास्टली हमारा परसेंटेज आ रहा है 7.2%। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया? दैट इज माई कंप्लीट क्वेश्चन, जिसको आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, किसी को कोई समस्या है, कोई डाउट है तो पूछो, थोड़ा सा लंबा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये तो नई बात पता चली आज। निकिता तुम्हें क्या नई बात पता चली बेटा, क्या नया पता चला, दोबारा बताओ। सर बचपन में आपसे ही पढ़ना चाहिए था, 8K दिया केमिस्ट्री सर को स्टिल। हाँ गधे कहाँ, गधा तो तुम अब भी हो, बिल्कुल हो। ठीक है, सो हाँ भाई ये बचपन के ही टॉपिक्स हैं, ऑनेस्टली बिल्कुल सही बोल रहा है विष्णु यहाँ पे, ये कोई नए टॉपिक नहीं है, ये बचपन के ही टॉपिक है बेटा, ये कोई नया टॉपिक नहीं है। ठीक है, बसंत बोल रहे हैं वंस मोर, बेटा बसंत मैं अगले क्वेश्चन में करवा दूंगा वंस मोर, उसमें भी हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए आप एक बार देख लीजिए इसको, और किसी को कोई समस्या, कोई इन पर्टिकुलर किसी लाइन में डाउट है तो पूछ लीजिए। वंस मोर के लिए बसंत, आई एम गोइंग टू टेक अनदर क्वेश्चन बेटा, डोंट यू वरी एट ऑल। ठीक है, किसी का कोई समस्या है तो पूछिए। ठीक है, ओके ओके ओके। सर डिवाइड बाय 100 कब करेंगे? के डिवाइड बाय 100 क्यों करेंगे? ठीक है, वापस बताने को बोल रहे हैं आप लोग, चलो मैं एक बार और बता देता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, थोड़ा सा फास्ट हो गया तुम्हारे लिए, थोड़ा स्लो स्पीड में चलना चाहते हो तुम लोग, कोई बात नहीं, बता देते हैं, क्या प्रॉब्लम है कि नहीं। थोड़ा सा एक बार फिर से बता दो, नया टॉपिक है, एक क्वेश्चन में और करवाऊंगा ना, अपने आप ही नेचुरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखो बेटा, टॉपिक का नाम है इंटर कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेशन टर्म, यानी कि एक कंसंट्रेशन टर्म से हमें दूसरे कंसंट्रेशन टर्म में जाना है। बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है, ऑनेस्टली बताऊं तो, है ना। आपके लिए जो मैंने स्टेप्स बनाए हैं ना, हर कोई इस टॉपिक को अलग अलग तरीके से पढ़ाता है। मेरा ये मानना है, मैंने इस टॉपिक को बहुत जनरलाइज करके दिया है आप लोगों को, ताकि आप लोग कभी भविष्य में इसका क्वेश्चन गलत ही ना कर पाए। बहुत ही आसान तरीके से उसी मेथडोलॉजी को फॉलो करते जाना है, आपका आंसर कभी गलत हो ही नहीं सकता। आओ देखते हैं पहले स्टेप्स क्या है। पहला स्टेप है आइडेंटिफाई कर लीजिए गिवन अननोन, क्वेश्चन पढ़ते पता चल जाएगा। फॉर्मूला लिखो गिवन वाले का, और जो डिनोमिनेटर आएगा फॉर्मूला में उसको 1 या 100 पुट कर दो, और फिर बस कुछ नहीं करना, न्यूमरेटर फाइंड आउट कर लो। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको पता करते हैं। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, कहता है यू आर गिवन विद 1.5 मोलर सॉल्यूशन, यानी मोलैरिटी दे रखी है, मोलैरिटी, र र र आर फॉर रैट, मोलैरिटी दे रखी है, मोलैरिटी है 1.5 इन H2O, पानी में बनाया है, जिसका डेंसिटी 1.25 ग्राम पर ml है। कहता कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन निकालो, मोलैलिटी निकालो और वेट बाय वेट परसेंटेज निकालो। कोई चक्कर ही नहीं है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। चलिए प्रोसीड करेंगे बाय फॉलोइंग द स्टेप्स। बसंत और जो सीमा, जो भी लोग रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, गलती ना करना सुनने में। ठीक है, सबसे पहले मोलैरिटी दी है। अब ये जो मोलैरिटी दी है, मोलैरिटी को डिफाइन कैसे करता हूं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम। एक काम करो, वॉल्यूम को उठा के 1 लीटर पुट कर दो, अपने आप जबरदस्ती, टेंशन नहीं लेनी तुमने, तुम्हारे कोई कभी आंसर गलत आएगा ही नहीं। तुम 1 लीटर के बजाय यहाँ पे x लीटर भी पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट 1 लीटर पुट करके आंसर थोड़ा इजी हो जाएगा करना। तो यहाँ पे वॉल्यूम पुट कर दो 1 लीटर, यानी कि 1000 ml आ गया, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा 1.5 मोल्स, क्योंकि इसको 1 पुट करूंगा, इफ दिस इज इक्वल्स टू 1, सो नेचुरल सी बात है N2 तो 1.5 ही आ जाएगा ना बेटा। सो ये 1.5 आ गया, बस यहां तक खत्म करो बात को। अब बनाओ अपना बक्सा बनाओ। जब हम बक्सा बनाते हैं तो बक्सा में कैसे रहता है, 3 रोज रहती हैं, वेट वॉल्यूम डेंसिटी सोल्यूट सॉल्वेंट सोल्यूशन, वेट वॉल्यूम डेंसिटी सोल्यूट सॉल्वेंट सोल्यूशन, हमेशा यही मेथड फॉलो करना है, कभी भी गड़बड़ नहीं करनी है। अब देखो जरा, तो वेट सोल्यूट का कितना आया, 90 कैसे आया, क्योंकि मोल्स आ रहे थे 1.5 और मोलर मास होता है 60, तो 1.5 इंटू 60, 90 आ जाएगा। ठीक है, बस ये 90 ही पता है मेरे को, और मेरे को डेंसिटी पता है, डेंसिटी कितनी पता है 1.25, वॉल्यूम मेरे को 1000 ले लिया, 1000 ml, क्योंकि अभी अभी हमने लेट किया था ना 1 लीटर, तो इन दोनों का इस्तेमाल करके मैंने वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिया 1250। यह 1250 है, यह 90 है,
तो इसमें से इसको माइनस करके 1160 आ गया, यानी कि मेरा टेबल भर गया। जैसे ही मेरा टेबल भर गया तो मेरी जिंदगी आसान हो गई। अब आपको पीछे देखने की भी जरूरत नहीं है, ये सब क्या था, गोली मार दो, बस टेबल को देखो, टेबल को मद्देनजर रखते हुए अपना पूरा क्वेश्चन करो, कभी गलत होगा ही नहीं, मैं तुमसे दावा करता हूं। ठीक है, आओ देखो, अब यहाँ पे सबसे पहले मोल फ्रैक्शन निकालना था। मोल फ्रैक्शन यानी x2 निकालेंगे, तो x2 इज n2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2, n2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2, तो n2 तो 1.5 था ही, 1.5। अब n1 कैसे निकालूंगा, n1 क्या होता है बच्चों, मोल्स ऑफ वाटर। अब वाटर का हमें गिवन मास तो मिल गया था यहां से, तो उसके जगह वजह से मैंने मोल्स निकाल लिया और ये आ गया। अब मोलैलिटी निकालनी है, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1.5 है, वेट ऑफ सॉल्वेंट फिर से टेबल से देखा मैंने 1160, मोलैलिटी भी आ गई। एंड लास्टली मैंने देखा बेटा यहाँ पे वेट बाय वेट परसेंटेज, बड़ा आसान है। वेट बाय वेट परसेंटेज क्या था, W2 बाय W सॉल्यूशन, W2 90 अभी निकाला था, और W सॉल्यूशन था 1250, सॉल्व किया 7.2% आ गया। सो बहुत ही आसान है। एक क्वेश्चन मैं और करूंगा तो आपके लिए और कंफर्टेबल हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। एक बार मैं देख लेता हूं आप लोगों ने क्या कहा। ठीक है, अच्छा आयरन वाला कह रही थी, ओके ओके। के बोल रहे हैं सर डिवाइड बाय 100 कब करेंगे। बेटा के यहाँ पे हम डिवाइड नहीं कर रहे, डिनोमिनेटर को अज्यूम कर रहे हैं, डिवाइड नहीं कर रहे हैं। के गलत मत बोल, गलत बोल रहा है तू। ठीक है, ओके। बसंत बोलता है रिपीट रिपीट कर दिया मैंने सर, बॉक्स एक बार वापस बताइए, बता दिया सीमा मैंने, एक बार देख लो सर वो आयरन वाला। अच्छा ठीक है, आयरन वाली कॉमन सेंस की बात है निकिता, ये तो बहुत ही कॉमन सेंस है। मुझे लगता है कि आपके स्कूल टीचर्स को बता देना चाहिए था, आपको समझा देना चाहिए था कि कॉमन सेंस की बातें हैं ये सारी की सारी। पर चलिए कोई बात नहीं है ना, जितना उनको आता था उन्होंने आपको बता दिया, बाकी तुम सीखो ना, अभी भी सीखो, मौका है तुम्हारे पास। सर बॉक्स एक बार फिर बताइए, मोनालिसा मैंने बता दिया। ठीक है, बॉक्स बॉक्स सर आप बोले थे कि 1 और 100 से करेंगे, तो यहाँ पर 1 से किया है, 100 से कब करेंगे। बेटा 100 से हम लोग जनरली तब करते हैं जब परसेंटेज बेस्ड टर्म दिया हो। वैसे तुम 100 से भी करोगे तो आंसर गलत नहीं आएगा, परंतु जब 100 तब लेना जब परसेंटेज बेस दिया। अभी एग्जांपल दिखाता हूं मैं के। ठीक है, थैंक यू सर, क्लियर क्लियर क्लियर, ओके सर, चलो ठीक है, सबको क्लियर है, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छे प्यारे बच्चे हो तुम तो। हाँ कभी कभी गधों वाली हरकतें करते हो वो एक अलग बात है, पर ओवरऑल अच्छे हो। ठीक है, चलो ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, हम उस क्वेश्चन के जरिए और थोड़ा सा इसको समझेंगे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आप लोग झट से कर सकते हो उस क्वेश्चन को। ठीक है जी, सो क्वेश्चन में कहता है हमसे, और देखो बॉक्स बनाने की आवश्यकता तभी है जब आपको डिफरेंट फैमिली के टर्म्स, अगर सेम फैमिली में है तो डायरेक्टली भी आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, सो अब यहां पे हमें देखा कहता है मोल फ्रैक्शन, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल इन इट्स aqueous solution, mole fraction of methanol in aqueous solution is 0.5. Calculate weight by weight percent. करो फटाफट करो, डू इट प्लीज, फटाफट डू इट फॉर मी, मुझे करके दिखाइए प्लीज बच्चा पार्टी। ठीक है, क्लियर है तो करके दिखाइए ये वाला क्वेश्चन मुझको।
ओके यहाँ पे आंसर आप लोगों ने मेरे को दिया, दैट इज 64%। चलिए चेक करते हैं, इज इट एक्चुअली 64 और समथिंग एल्स। आओ देखते हैं भाई इसको। सो इट इज कमिंग आउट टू बी 64% ओनली। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया विकास, शाबाश बेटा। सो इसका जो मास बाय मास परसेंटेज का फॉर्मूला आ रहा है, दैट इज वेट बाय वेट परसेंटेज इज कमिंग आउट टू बी 64%। एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा, शाबाश विकास, गुड। कहाँ थे भाई तुम अभी तक? इतनी देर से, इतनी देर बाद ही तुमने कोई कमेंट किया, ठीक है, गुड बच्चों। चलिए, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछिए, अदरवाइज लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था ये, आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम इन इट। ओके, किसी को डाउट होगा तो प्लीज मेरे से पूछ लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमको, सो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? कहता है डेंसिटी ऑफ 0.5 मोलर ग्लूकोज solution is 1.09 grams per ml, है ना? what is the molality of solution? Please do it right now, hurry up। यह वाला कीजिए, ठीक है। जिसने भी पिछले वाला कर लिया है अच्छी बात है, गुड। अब ये आप नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, प्लीज डू नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। अगला क्वेश्चन ट्राई करो, बहुत ही इजी है। मेरा नहीं आया, ओके, निकिता का नहीं आया, कोई बात नहीं निकिता बेटा, आई विल टीच यू। मेरा भी नहीं आया, गायत्री का भी नहीं आया, बहुत ही बढ़िया गायत्री और निकिता, शाबाश बेटा, कोई बात नहीं। चलो मैं सिखाता हूँ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई भी घबराने वाली बात इसमें है नहीं है। आओ देखते हैं। कहता मोल फ्रैक्शन ऑफ द मिथेनॉल इन एक्वस सॉल्यूशन इज इतना, यानी कि आज मुझे क्या दिया हुआ है? x2 दिया हुआ है, x2 दिया हुआ है बच्चों, 0.5 दिया हुआ है, ठीक है जी। हमेशा जब भी कोई चीज दे रखी हो उसको एज इट इज लिखो। अब उसका फॉर्मूला क्या लिखूंगा? x2 का, x2 लिख सकता हूं मैं n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 इज इक्वल्स टू 0.5। उठा के, मैंने आपको रूल बता रखा है, उठा के डिनोमिनेटर को 1 पुट कर दो। सो इसको उठा के 1 पुट करो। सो लेट n1 प्लस n2 इज इक्वल्स टू 1। तो इससे क्या पता चलता है कि n2 कितना आ गया? 0.5 आ गया। n1 भी कितना आ गया? 0.5 आ गया। जबरदस्ती है, मान लो, कोई नहीं तुम्हें रोक सकता है जबरदस्ती करने से। अब ठीक है, अब दोनों के दोनों कंसंट्रेशन टर्म सेम फैमिली के हैं, नो नीड टू मेक द बॉक्स, प्रोसीड डायरेक्टली, डायरेक्ट प्रोसीड करेंगे आप लोग, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे वेट बाय वेट परसेंटेज निकालना चाहता हूँ, तो व्हाट इज इट? इट इज W2 डिवाइडेड बाय W सॉल्यूशन इनटू 100। चलो निकालते हैं। अब W2 क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूट। अब हमें सॉल्यूट के मोल्स तो पता है परंतु वेट नहीं पता है। आइए निकालते हैं। आज मेरा सॉल्यूट है क्या? मीथेनॉल है। सो मीथेनॉल मतलब CH3OH। इसका वेट निकाल लेता हूं, यानी कि 12 + 4 + 16 कितना आ गया? 32 आ गया। ऐड कर लेना, 32 आ जाएगा। सो 32 इंटू 0.5, 32 इंटू 0.5 कितना हो गया बच्चा? 16 हो गया। सो दिस इज 16 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि 16 प्लस। अब वाटर का मोल फ्रैक्शन, हम वाटर का भी मोल फ्रैक्शन कितना गिवन है? 0.5। अरे 0.5 गिवन है, और 0.5 का अगर मैं आधा ले लूंगा, क्योंकि मोल्स इसके 0.5 है, तो 18 का आधा कितना हो जाएगा? 9 इंटू 100। सो व्हाट डू आई गेट? आई गेट 16/25 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे, सो आपका आंसर इज कमिंग आउट टू बी 64%। आई होप इट इज क्लियर नाउ। बोलो बेटा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। सो मेरा नहीं, जिनका नहीं आया था, मोनालिसा, इज इट क्लियर नाउ? सर मेरा 50 आ रहा है, सॉल्व कर दीजिए। विष्णु आपका गलत आ रहा है, जितने भी लोगों का गलत आ रहा है, दैट इज हाउ यू सॉल्व इट, ठीक है। देखो आप लोग प्लीज अलग अलग मेथडोलॉजी मत फॉलो कीजिए, जस्ट फोकस ऑन वन मेथड। एंड व्हाट इज दैट वन मेथड? जो भी चीज दी हुई है उसको लिखो, उसका खोल के लिखो, उसके डिनोमिनेटर को 1 पुट करो, और बस चलते चले जाओ, रुको मत, चलते चले जाओ। जो निकालना है उसका फॉर्मूला लिखो और तुम्हें अपने आप ही आंसर दिखाई देने लगेगा, ठीक है जी। जो देखो, अगर ये सीखना है ना, तो जो तुम्हारा पहले गलत चीज है जो तुमने पढ़ रखी है ना, उसको बाहर फेंको, उसको निकालो। मेरे को खाली स्लेट चाहिए, उसके ऊपर मेरे को समझाना, उसमें समझाना आसान हो जाएगा। अगर तुम अपनी प्रीवियस नॉलेज लगा रहे हो तो गड़बड़ हो जाएगी। छोड़ो उसको, जैसा मैं सिखा रहा हूँ प्रोसीड अकॉर्डिंग टू दैट बच्चा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, नाउ इफ यू हैव डन दिस, प्लीज ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर इसकी जो मोलालिटी आ रही है, दैट इज 0.5। विकास की यहाँ पे मोलालिटी इज कमिंग आउट टू बी 0.5, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। हाँ सर मैंने थोड़ा गलत कर दिया था, प्लीज, ठीक है निकिता, प्लीज बी केयरफुल बेटा,
थोड़ा गलत मत करो, थोड़ा केयरफुल रहो, ठीक है। सो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में भी विकास ने आंसर बिल्कुल सही दिया है, मोलालिटी इज कमिंग आउट टू बी 0.5 मोलल, ठीक है, यही आंसर आ रहा है मेरा, दिस इज माय आंसर, ठीक है जी। सो अगर आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला तो। सो हियर वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है वेट बाय वेट परसेंटेज, weight by weight percentage of a solution is 28%. Calculate mole fraction and molality. Mole fraction and molality. गिवन है हमें एक चीज, क्या, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू 28 grams per mole. करो, डू इट राइट नाउ, हरी अप, हरी अप, ये वाला कीजिए प्लीज, प्लीज डू इट बच्चों, जल्दी करो, जल्दी से जल्दी करो।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर यहां पे आ चुका है, दैट इज मोल फ्रैक्शन जो आ रहा है दैट इज 0.2, एब्सोल्युटली करेक्ट। और मोलालिटी आप कह रहे हो, मोलालिटी इज कमिंग आउट टू बी 13.88। ठीक है जी, आई हैव टू चेक फॉर मोलालिटी बट मोल फ्रैक्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ये वाला आंसर आपका बिल्कुल सही है, ये वाला मेरे को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, आइए चेक करते हैं, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। बिल्कुल सही वैशाली, आंसर आपका परफेक्टली सही है, दैट इज 0.2 मोल फ्रैक्शन। ठीक है बेटा, गुड जॉब गुड जॉब गुड जॉब। विशाली ये वाला क्वेश्चन नहीं किया क्या आपने, ये वाला जिसमें मोलैलिटी 0.5 मोलल आ गया था? हैव यू डन दिस क्वेश्चन विशाली बेटा? प्लीज डू इट। जिन लोगों ने ये नहीं किया है प्लीज कीजिए, आंसर इज कमिंग आउट टू बी 0.5 मोलल। आप लोग कर लीजिए क्वेश्चन को भी, इग्नोर मत करके चलना कोई भी क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाले जो मैं करवा रहा हूं। ठीक है, आओ देखो इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ये कैसे आएगा। कहता है वेट बाय वेट परसेंटेज दे रखा है हमको, जो दे रखा होता है उसका फॉर्मूला लिखिए। सो वेट बाय वेट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? W2 बाय W सॉल्यूशन इनटू 100 इज इक्वल्स टू क्या? 28। ठीक है, अब यहां पर एक काम करता हूं मैं, अब इसको 100 मान लेता हूं, इजी हो जाएगा मेरे लिए। लेट वेट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू 100 ग्राम्स, इसको मैंने 100 मान लिया। ठीक है, तो यानी कि W2 कितना आ जाएगा यहां से? W2 आ जाएगा 28 ग्राम्स और W1 कितना आ जाएगा? W1 इज 72 ग्राम्स। ठीक है जी, ये बात पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो जो चाहिए उसको निकालते चले जाओ। सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए था? मोल फ्रैक्शन चाहिए था। आइए देखते हैं कि मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा बेटा। सो मोल फ्रैक्शन यानी कि x2 निकालना है। सो x2 इज इक्वल्स टू N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। सो व्हाट डू आई हैव इन फ्रंट ऑफ N2? N2 को मैं कैसे लिख सकता हूं? W2 बाय M2 डिवाइडेड बाय W1 बाय M1 प्लस W2 बाय M2। कुछ भी नहीं, अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। सो यहाँ पे W2 कितना आ रहा है? 28, M2 भी कितना दिया? 28, तो डायरेक्टली 1 आ जाएगा। डिवाइडेड बाय पानी का यहाँ पे वेट कितना आ रहा है? 72, पानी का मोलर मास होता है 18 प्लस 1। सो अल्टीमेटली मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे को कितना मिल जाएगा? दैट इज 72 डिवाइडेड बाय 18, इट इज कमिंग आउट टू बी 4। तो यानी कि 1/4 प्लस 1, सो यानी कि 1/5। आंसर इज 0.2। बिल्कुल सही, जितने भी लोगों ने 0.2 बताया है एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया बच्चों, गुड जॉब। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में मैं यहाँ पे मोलालिटी निकालना चाहता हूँ। आइए मोलालिटी निकाल लेते हैं। अब मोलालिटी का फॉर्मूला आप लोगों को आता है, दैट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय W1, और W1 लेना होता है केजी में लेना होता है। इसको और कैसे लिख सकता हूँ? मोल्स को मैं लिख सकता हूँ W2 बाई M2 इंटू 1000 बाय में W1, और ग्राम्स में ले सकता हूँ। अब बस इसको सॉल्व करेंगे तो W2 कितना आ रहा था? 28, M2 भी कितना आ रहा है? 28 इंटू 1000 बाय में W1 कितना आ रहा है यहाँ पे? अभी अभी हमने निकाला था 72 आ रहा था। ठीक है जी, जो कट रहा है उसको काटो, भगाओ यहाँ से। तो मोलालिटी का फॉर्मूला मोलालिटी का आंसर आ जाएगा, यानी कि 1000 डिवाइडेड बाय 72, it is coming out to be 13.88 molal. Absolutely correct answer beta, because amazing job, good job, good job, absolutely correct answer. So that is how you do it, that is how you proceed with the numericals. ठीक है जी, absolutely correct. ठीक है, किसी को किसी भी क्वेश्चन में अभी तक कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। ठीक है, ओके बिल्कुल सही किया विशाली, शाबाश। सर सॉल्वेंट के मोल्स कैसे निकालेंगे? देखो ना गायत्री, सॉल्वेंट के मोल्स मैंने ऐसे निकाले, सॉल्वेंट का मास आ गया यहाँ पे 72 और उसको डिवाइड कर दिया उसके मोलर मास से। ठीक है ना, ओके। के बोल रहे हैं मोल फ्रैक्शन 0.25, नहीं बेटा मोल फ्रैक्शन 0.2 आएगा, 0.25 नहीं आएगा। के इट इज रॉन्ग, प्लीज चेक। ठीक है, M18 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 72। वाह 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 के शाबाश बेटा। तो 18 3 72, वेरी गुड, व्हाट अ मैथ्स। आपको तो अवार्ड मिलना चाहिए, अवार्ड ले लो मेरे से, आ जाओ इस बात के लिए, तो आप अवार्ड लो। ठीक है, बहुत अच्छे, शाबाश, ऐसी ऐसी गलतियां करो। ठीक है, ताकि आपके बहुत अच्छे नंबर बन जाएं, फिर आपको खुद कोई आईआईटी वाले आए आपको सम्मान दें और आपको लेके जाएं आईआईटी में पढ़वाने, आपसे पढ़वाने के लिए आपको लेके जाएं, है ना। ऐसी गलती मत करो भाई। ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर नाउ। सो आई थिंक कंसंट्रेशन टर्म्स का सारा मसला सुलझ गया है, सबको समझ में आ गया कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, कुछ कुछ हमने क्वेश्चंस लगा लिए यहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म्स के। सो आई होप इट इज क्लियर नाउ। ये जो मैंने सारी वैरायटी आपको कराई है, प्लीज इसको भूलना मत, स्पेशली दिस टॉपिक दैट इज इंटर कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स। बहुत ही कमाल का टॉपिक है और बार बार आपको इस टॉपिक की आवश्यकता होगी।
अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ठीक है, और एक क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे करके दिखाएं। और एक ये छोटा सा क्वेश्चन है, करो लिखो, कितने dissolving 120 grams of urea in 1000 grams of water gives a solution of density एक सॉल्यूशन मिला जिसकी डेंसिटी थी 1.15 ग्राम पर ml. what is the molarity of this solution? Molarity of this solution. करो, do it, please do it. ये वाला करके दिखाओ मुझको। ओके, अगले वाले का भी आंसर आप लोगों ने दे दिया है। सो मोलैरिटी चाहिए थी यहाँ पे मोलैरिटी का यहाँ पे आंसर आ रहा है बच्चों, इट इज कमिंग आउट टू बी 2.05 मोलर। विकास यूनिट सही कर, मोलैरिटी का यूनिट मोलर होता है। यूनिट सही कर भाई, यूनिट गलत लिखा है विकास तुमने, ठीक है। सो दिस इज द आंसर, दैट इज द आंसर। किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज आस्क, पूछ लीजिए। के बोलते मोलैरिटी निकाल दी क्या करे के तुम्हारा, ठीक है। चलिए भाई, सो दिस इज द आंसर, वेरी इजी क्वेश्चन, कुछ भी करना नहीं था इसके अंदर तो। हाँ, वैशाली अरोड़ा ने भी निकाला, दैट इज 2.05, वेरी गुड बच्चे, ठीक है। सो जितने भी लोगों ने करेक्ट आंसर निकाला है, गुड जॉब, गुड जॉब।
ठीक है जी। सो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। ठीक है सर, ऑटो करेक्ट सही कर, अच्छा ओके। नहीं आया सर मेरा, सही नहीं गलत कर दिया ऑटो करेक्ट, ओके ठीक है। गायत्री मैं आपको एक बार समझा देता हूँ बेटा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये वाला, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। आइए एक बार हम इसको देख लेते हैं क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन की क्या डिमांड थी। देखो कहता है डिसॉल्विंग 120 ग्राम्स ऑफ इन 1000 ग्राम्स ऑफ 120 ग्राम्स यूरिया इन 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर गिव्स द सॉल्यूशन ऑफ, ये डेंसिटी ये दे दिया बेटा, व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो, कुछ भी नहीं है। अब हमको मोलारिटी निकालना है, राइट। तो चलिए, अब मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलारिटी इज इक्वल्स टू W2/M2 इंटू 1000/V, और V इसमें ml में ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे W2 हमें दिख रहा है 120, यूरिया का मोलर मास होता है 60 इंटू 1000, बाय में वॉल्यूम नहीं पता, वॉल्यूम नहीं पता, वॉल्यूम हमारा चैलेंज है। अब देखो हम लोग यहाँ से इसका वेट ऑफ सॉल्यूशन तो निकाल सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालूंगा, दोनों को मैं ऐड कर दूं तो यह कितना आ जाएगा, इट इज 1120 ग्राम्स आ जाएगा। अब डेंसिटी भी दे रखा है 1.15 ग्राम पर ml। सो डेंसिटी क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वेट अपॉन डेंसिटी। तो वेट आज हमें दिया हुआ है 1120, डेंसिटी मुझे दे रखी है 1.15। एक काम करता हूं, मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मुझे यहां से वॉल्यूम आ जाएगी। सो दिस इज 1120 डिवाइडेड बाय 1.15, इट इज कमिंग आउट टू बी 973.91। तो बस इसको पुट करूंगा तो इट इज 120 डिवाइड बाय 60 इंटू 1000 डिवाइड बाय 973.91। समझ आया बेटा। तो बस अब इसको मैं सॉल्व कर सकता हूं यहां से। सो अल्टीमेटली मुझे क्या मिलेगा, सो द मोलारिटी इज कमिंग आउट टू बी, ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय जो भी आपका नंबर आ रहा था 973.91। इसको सॉल्व करूंगा तो दिस इज 2000 डिवाइड बाय दिस, तो आंसर इज कमिंग आउट टू बी 2.05 मोलर। समझ आया गायत्री, बोलो बेटा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, स्लेट से आया पर आ गया मेरा, गुड निकिता आ गया तो बहुत, देखो आना चाहिए, थोड़ा स्पीड तो बढ़ा लेंगे हम लोग, स्पीड तो बढ़ा देंगे आप लोग, क्योंकि चिंता करने की बात ही नहीं है। ठीक है, स्पीड पे हम लोग काम कर लेंगे, बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है, बस आना चाहिए आपका। ठीक है जी, आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ। बोलो क्लियर है कि नहीं है। एक मैं ना पिछले टॉपिक एक छोटा सा क्वेश्चन करवाना चाहता हूँ स्टोशियोमेट्री का, देखते हैं आप लोगों को कितना याद है, थोड़ा सा रिवीजन सा हो जाएगा हमारा। एक छोटा सा क्वेश्चन है, करके दिखाओ मेरे को। क्वेश्चन में कहता है कंसीडर रिएक्शन, एक रिएक्शन है हमारे पास 2A प्लस बी प्लस 3C गिव्स P प्लस 2Q, ये एक रिएक्शन है। ठीक है, कहते हैं स्टार्टिंग विद हमने स्टार्ट करना है 3 मोल A 2 मोल B एंड 6 मोल C, इससे स्टार्ट करना है। ठीक है, what is the number of moles of P and Q formed। बताओ जल्दी जल्दी फटाफट, बोलो फटाफट आंसर दो मुझे, दिमाग लगाओ और आंसर दो। आई वुड लाइक आंसर टू दिस क्वेश्चन, जल्दी करो, डू दिस प्लीज, जल्दी से जल्दी दिमाग चलाओ और मुझे आंसर दो। फॉर्मूला में गड़बड़ कर दी थी सर, ओहो। गायत्री प्लीज थोड़ा सा केयरफुल रहो, ठीक है, सभी लोग प्लीज केयरफुल रहो, फॉर्मूला वगैरह में गड़बड़ ना करो, और मुझे ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ, चलो।
ओके यहाँ पे सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं। पी आ रहा है 3/2 और क्यू आ रहा है 3। ठीक है, ओह माय गॉड, सबकी इतनी वैरायटी ऑफ आंसर्स है ना। अच्छा मुझे बताओ एल आर कौन आया, चलो चेक करता हूँ, मैं चेक करता हूँ। Let's check the LR. Let's check LR. Let's check LR. So equation is 2A plus B plus 3C gives you P plus 2Q. ठीक है जी। जैम 2014 में भी क्वेश्चन आया था, 14 में नहीं 17 में। आईटी जैम 2017 में भी स्टोशियोमेट्री का क्वेश्चन आया हुआ था डायरेक्टली। ठीक है, मैंने देखा, कल ही देखा। सो अब यहाँ पे हम लोग इसको करते हैं। सो अब यहाँ पे ये मुझे कितना दिया है, 3 मोल दिया है। यह कितना मोल दिया हुआ है, 2 मोल दिया है। और ये कितना मोल दिया है, 6 मोल दिया है। अब आपको मोल के बाद क्या निकालना होता है, एलआर चाहिए, एलआर निकालते हैं। एलआर के लिए क्या करते थे, मोल्स अपॉन स्टोशियोमेट्री, यानी कि 3/2, 2/1, 6/3। तो ये कितना आ जाएगा 1.5, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 2। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये एलआर की कैलकुलेशंस को यूज नहीं करना, और इससे हमें साफ साफ एक ही बात दिखाई दे रही है कि हमारा एलआर कौन हुआ, एलआर हुआ ए हुआ। ए के रिस्पेक्ट में करो सारा कुछ। अब ए के रिस्पेक्ट में करते हैं। अब देखो मुझे पता है कि 2a से मुझे क्या मिलता है, पी मिलता है। पहले पी के लिए कर रहा हूं, तो एक ए से क्या मिलेगा मुझे, अरे 1/2 पी मिलेगा। और आज इसके कितने मोल्स दे रखे हैं, 3 मोल्स दे रखे हैं। तो 3 मोल ऑफ ए, 3 मोल ऑफ ए से मुझे कितना मिलेगा, 1.5 मोल ऑफ पी, यानी पी के आएंगे 1.5 मोल। समझे कि नहीं समझे, पी के आएंगे बच्चों 1.5 मोल। जितने भी लोगों ने पी का 1.5 मोल निकाला है शाबाश। अब अगला देखो, 2a से मिलता है मुझे 2q मिलता है, तो यानी कि 1 मोल ए से, 1 मोल ए से मुझे मिलेगा 1 मोल q। सो 3 मोल ए से मुझे मिलेगा, क्या मिलेगा, 3 मोल q मिलेगा, 3 मोल ऑफ q। यानी कि पी के तो आ रहे हैं 1.5 और क्यू के आ रहे हैं 3। जितने भी लोगों ने ये आंसर दिया है गुड, बाकी सब लोग प्लीज अकल चलाना सीख लो अपनी जल्दी जल्दी। ठीक है, सो मैं एक बार देख लेता हूं आप लोगों के आंसर्स क्या क्या थे। ओके, विष्णु 0.5 एंड 1 गलत, विकास 1.5 एंड 3 करेक्ट, के का गलत है, निकिता सही, शाबाश, बसंत शाबाश, विशाली वेरी गुड, ए एल आर है वेरी गुड, विकास गुड, ए इज एल आर, पी इज 0.5 गलत, गायत्री आपका भी गलत है। देखो बच्चों, अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो उसका यह मतलब नहीं है कि पिछले टॉपिक्स को तुमने भूलते चले जाना है। मूर्ख ना बनो प्लीज, ढंग से करो थोड़ा सा। एक क्वेश्चन फिर और करके दिखाओ मेरे को, चलो चलो एक और कर दो प्लीज। इसी बात पे छोटा सा क्वेश्चन दूंगा। क्वेश्चन में कहता है, एक रिएक्शन दे रखी है हमें, 2H2O2 gives 2H2O लिक्विड प्लस O2 गैस। ठीक है, ये रिएक्शन है। कहता है if 1 mole of gas, if 1 mole of gas occupies a volume of 25 liters under the conditions, under the conditions of measurement, ठीक है, and 200 ml of x molar solution, 200 ml of x molar solution of H2O2 produces 5 liter of O2, है ना। What is the value of x? What is the value of x? दिमाग लगाओ और फिर करो, चलो करो। देखते हैं आप में से कौन तेज दिमाग लगाया। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है किसी एग्जाम का, शायद गेट का क्वेश्चन है ये वाला। करके दिखाओ मेरे को, बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, हो जाएगा तुमसे आराम से। करो करो प्लीज, करो जल्दी करो।
ओके, यहाँ पे आंसर आया है 2, 2 आ गया x का आंसर, x इज इक्वल्स टू 2 विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बहुत ही बढ़िया कर रहे हो भाई तुम लोग, तो आज मजा आ गया। लेटली यू हैव बीन गिविंग ऑल द आंसर्स करेक्ट, बहुत ही बढ़िया, गुड जॉब गाइस, वेरी गुड, आई अप्रिशिएट, गुड गुड विशाली, गुड विकास। ठीक है, इफ एनीबडी हैज एनी प्रॉब्लम इन दिस प्लीज आस्क, और यदि नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बिकॉज द x का आंसर इज कमिंग आउट टू बी 2। ठीक है, सो आई थिंक वी आर डन विद द कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स के बहुत सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए प्रैक्टिस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, सो अगला टॉपिक जो मैं आपको करवाना चाहता हूं दैट इज कॉल्ड एज सैम्पलिंग। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एक फ्रेश टॉपिक की बात करेंगे जिसको हम लोग कहते हैं सैम्पलिंग कहते हैं। ठीक है जी, सो नेक्स्ट टॉपिक दैट आई वुड लाइक टू टेक इज सैम्पलिंग। सैम्पलिंग का मतलब समझाते हैं, सैम्पलिंग के बारे में बातचीत करते हैं, बहुत ही अच्छा टॉपिक है सैम्पलिंग। ठीक है जी, चलिए आपको कुछ कहना है? इफ एनीबडी हैज एनी डाउट इन द प्रीवियस क्वेश्चन या प्रीवियस टॉपिक तो प्लीज आस्क, नहीं है तो लेट्स प्रोसीड फर्दर। ठीक है, ओके, ठीक है जी, ठीक है, सो इट्स प्रीटी मच क्लियर आई बिलीव। ठीक है, प्रॉब्लम सर, प्रॉब्लम निकिता, प्रॉब्लम है पिछले क्वेश्चन में बेटा? डू यू हैव प्रॉब्लम इन प्रीवियस क्वेश्चन? ठीक है, आई थिंक निकिता को प्रॉब्लम है, सो आई विल मेक यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो रिएक्शन दे दिया इसने हमें, 2H2O2 गिव्स यू, सॉरी, they have given us the reaction that is 2H2O2 gives 2H2O plus O2। कहता है 1 मोल ऑफ गैस, ये इन्होंने जो कंडीशन दे रखी है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहां से लेकर के यहां तक ये कंडीशन सुपर इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाली बात भी मेरे को दे रखी है, कहता है 200 ml ऑफ एक्स मोलर, मतलब वॉल्यूम भी दे रखी है, मोलैरिटी भी दे रखी है। अब यहाँ पे अगर मैं रिएक्शन को लिखता हूँ तो रिएक्शन इज दिस, 2H2O2 gives you 2H2O, है ना, लिक्विड प्लस O2 गैस। अब मेरे को दिख रहा है कि इसके 2 मोल से इसका 1 मोल बनता है, तो मैं काम करता हूं पहले मैं इसके मोल्स निकाल लेता हूं। आज मुझे इसकी मोल्स नहीं दे रखी, मुझे इसकी मोलैरिटी दे रखी है। मोलैरिटी कितनी दी है बच्चों? इसकी x दी है, और इसकी वॉल्यूम कितनी दी है? वॉल्यूम इज 0.2 लीटर। बस मैंने इसको लीटर्स में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है ना, अब हमको मालूम है कि जो मोल्स होते हैं, मोल्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, यानी कि 0.2x। ठीक है जी, इसके मोल्स 0.2x आ गए, इट इज कमिंग आउट टू बी 0.2x आ गए। ठीक है, अब इस इक्वेशन को मद्देनजर रखते हुए आई कैन वेरी वेल सी, आई कैन सी दैट कि जब 2 H2O2 होते हैं तो एक O2 मिलता है। बोलो बेटा हाँ या ना? तो यानी कि 1 मोल अगर H2O2 होता तो कितना मिलता हमको? हमको मिलता 0.5 मोल ऑफ O2, ऐसा है। और आज हमें H2O2 के कितने मोल्स दे रखे हैं? 0.2x, यानी कि 0.2x मोल अगर H2O2 लेंगे तो यह कितना आ जाएगा? 0.1x मोल ऑफ O2। सो अब O2 के रियली में भी मोल्स निकाल लेते हैं। अब उसके लिए डेटा क्या दे रखा है कि O2 5 लीटर बना। ठीक है भाई, O2 कितने लीटर बना? O2 5 लीटर बना। बहुत ही आसान है। देखो अब इसमें कैसे मैं इसके कैसे प्रोसीड करूंगा मैं? O2 5 लीटर बना, हमें बोलता है 5 लीटर O2, 5 लीटर ऑफ O2। ठीक है, अब देखो अगर 25 लीटर होता है तो इसका मतलब क्या हो गया? 1 मोल हो गया, यही तो बोला हुआ है। तो 1 लीटर होगा तो कितना हो जाएगा? 1/25 मोल हो जाएगा। सो आज मुझे 5 लीटर बोला हुआ है तो वो कितना हो जाएगा? 1/25 इंटू 5 मोल हो गया, तो इट इज कमिंग आउट टू बी 1/5 मोल्स, यानी कि कितना? 0.2 मोल्स। तो O2 के मेरे पास रियली में आ गए 0.2 मोल्स आ गए बेटा। अब रियली में और O2 के यहां से इक्वेशन से कितने मोल्स निकल रहे थे? 0.1x। तो दोनों को इक्वेट कर दूंगा, तो इक्वेट करके मुझे क्या मिला? यानी कि मोल्स ऑफ O2 कितना आ जाएगा? दिस इज 0.1x इज इक्वल्स टू 0.2। x को सॉल्व करूंगा, x आ गया 2, हो गया सॉल्व, खत्म। ठीक है भाई, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो बेटा, इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? निकिता बोलो, क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, सबको समझ में आ गया। सो आई थिंक एक नया टॉपिक है, एक न्यू एनर्जी के साथ स्टार्ट करेंगे हम लोग। कल से स्टार्ट करेंगे सैम्पलिंग के बारे में। बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ के सैम्पलिंग के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें मैं बताऊंगा, सैम्पलिंग पढ़ाऊंगा, मिक्सिंग पढ़ाऊंगा, डाइल्यूशन पढ़ाऊंगा, ये सब बातें हम लोग कल करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास का जो मेन गोल था दैट वाज कंसंट्रेशन टर्म्स। आई बिलीव कंसंट्रेशन टर्म्स आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, ठीक है, क्लियर है? चलो ठीक है बच्चों, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर कमिंग टू द क्लास एंड डूइंग सम क्वेश्चंस विद मी। आई होप आपने नया सीखा होगा और क्लास को एंजॉय किया होगा।
इसी तरीके से हम लोग हर दिन नई नई बातें करते रहेंगे। देखो मोल एक बहुत ही बेसिक टॉपिक है, बट आई बिलीव हर दिन आप कुछ ना कुछ नया अपनी नॉलेज में ऐड कर रहे होंगे मोल का भी, ठीक है ना। मोल से भी क्वेश्चंस आते हैं, और मतलब बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करते हुए चलते हैं, बट इग्नोर करने लायक टॉपिक नहीं है। ऐसे तो देखो कितना ही इग्नोर कर लो, मतलब अगर तुम कुछ चुनिंदा टॉपिक्स पढ़ते हो एग्जाम तो तुम्हारा तब भी क्रैक हो जाएगा, बट आप जितने ज्यादा टॉपिक्स करोगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदा होगा, ठीक है। ठीक है, हाँ विकास प्लीज जरूर लेंगे सर, मेरा एक भी सही नहीं होता। ओके विकास, मैं ना आपको एक असर्शन रीजन का ट्रिक बताता हूँ। देखो एजर्शन रीजन का ना मैं तुम्हें एक लॉजिक बताता हूँ, एक ट्रिक बताता हूँ, उसका इस्तेमाल करना, कभी गलती नहीं होगी। एजर्शन रीजन की ट्रिक क्या होती है बच्चों, कि जैसे मान के चलो आपके पास एक एजर्शन लिखा है, एक रीजन लिखा है, आप ना एजर्शन को पूरा मन में पढ़ो, ठीक है, पूरा एकदम मस्त पढ़ो एकदम। जैसे मान के चलो एजर्शन मैंने ले लिया कि मोलैरिटी इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है, ये ले लिया। अब अपने आप ही मन में ना बिकॉज लगाओ, क्या लगाओ, बिकॉज मोलैरिटी इज द कंसंट्रेशन डिपेंड सॉरी टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म बिकॉज, और बिकॉज अपने मर्जी से लगाओ कि अब रीजन पढ़ो, अब रीजन पढ़ो, क्या रीजन बिकॉज के बाद सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। और इससे तुम मतलब हमेशा ना बिकॉज लगाया करो बीच में, जब तुम बीच में बिकॉज लगाओगे ना तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग उससे बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। अलग अलग उसको ट्रीट मत करो, ट्रीट इट एज अ सिंगल सेंटेंस। ये ट्रिक फॉलो करना, आधे से ज्यादा क्वेश्चन तुम्हारे सही हो जाएंगे। आप असर्शन और रीजन के बीच में बिकॉज लगाओ बच्चों, अगर बिकॉज लगा दिया आधे से ज्यादा सवाल तुम्हारे सही हो जाएंगे। बिकॉज डू नॉट कंसीडर इट एज टू डिफरेंट स्टेटमेंट, कंसीडर इट एज वन स्टेटमेंट। समझ आया? ट्राई करो। फिर भी मैं क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए होंगे तो मैं और भी क्वेश्चंस आपको करवा दूंगा, डोंट यू वरी एट ऑल, ठीक है बेटा, डोंट वरी। जब डाउट क्लास होगा और अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत होगी तो आप तब भी पूछ सकते हो, ठीक है जी। ठीक है सर, ये क्वेश्चंस का डीपीबी दे दीजिए प्लीज, ठीक है गायत्री, आई विल अरेंज इट वेरी सून। मेरे से क्यों नहीं होते क्वेश्चन सॉल्व, क्योंकि थोड़ा सा बेटा आप इन जो मैं करवा रहा हूँ ना पहले उन पे ध्यान दीजिए, सिंपलर क्वेश्चंस पे चलिए। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आपको डीपीबी मिल रहा है नहीं मिल रहा है, रिलैक्स, डीपीपी पे बहुत ज्यादा रिलाई मत करो, एनावस्थी निकाल लो, खरीद लो बुक, 400 450 रुपए की किताब आ जाएगी, कोई बहुत ज्यादा नहीं है। आप पढ़ रहे हो तो इतना तो इन्वेस्टमेंट छोटा सा आप कर सकते हो, नो बिग डील। 400 या आप सेकेंड हैंड ले लीजिए, 250 या 300 रुपीज की आ जाएगी। प्लीज बाय दैट बुक बच्चों, प्लीज डू इट, ठीक है। मेरे पास बहुत सारी पड़ी है, मैं ही आपको दे देता, लेकिन आप दूर रहते हैं तो आई कांट गिव यू, सो प्लीज बाय दैट बुक फॉर यू। एंड इफ यू डोंट वांट टू बाय, डाउनलोड इट, आप ऑनलाइन उसका पीडीएफ ढूंढ लो, मिल जाएगा, डेफिनेटली मिल जाएगा। डू द क्वेश्चंस फ्रॉम देयर, ठीक है। ओके ठीक है बच्चों, गुड बाय, मिलते हैं हम लोग कल, मिलते हैं विद न्यू टॉपिक, विद द टॉपिक ऑफ सैम्पलिंग, ठीक है बच्चों। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, ओके बाय बाय, आई एम एंडिंग द सेशन। ओके विकास बोल रहे हैं ऑप्शंस में कंफ्यूजन होता है, कोई बात नहीं विकास, आई विल टेक सम क्वेश्चंस एंड देन इट विल बी क्लियर टू यू, आई विल टेक सम क्वेश्चंस, डोंट वरी, ओके। मैं कुछ क्वेश्चंस उठा लूंगा, उसके बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा। निकिता बोल रही है खरीद ली है, कर रही हूँ, वेरी गुड निकिता। सर माइन्यू मिनट बहुत टाइम लगता है जैसे सॉल्व करने में मेन क्वेश्चंस लग जाता है सॉल्व, अच्छा मुझे बहुत टाइम लग जाता है सॉल्व करने में क्वेश्चंस। गायत्री देखो स्पीड तो बेटा मोर प्रैक्टिस से ही बनेगी आपकी, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका स्पीड बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। आई अंडरस्टैंड। क्या गायत्री, क्या आप नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हो? चलो हो भी, मतलब ऐसा नहीं है कि जो मैथ्स वाले उन्होंने भी कुछ ऐसा उखाड़ लिया, उनसे भी कुछ नहीं हो रहा है कोई फायदा नहीं है, उनसे भी कुछ नहीं है, मैंने भी उनको कुछ ऐसा कोई तीर मारते हुए नहीं देखा। सो इट डजंट मैटर कि आप बैकग्राउंड आपका मैथमेटिक्स है या नहीं है, इट्स ओके। आप सिर्फ प्रैक्टिस करो, द मोर यू प्रैक्टिस द कंफर्टेबल यू विल गेट, डेफिनेटली, ट्रस्ट मी। नहीं होता था मेरे से भी पहले, व्हेन आई प्रैक्टिस अ लॉट, मेरे से होने लगा, आपसे भी होने लगेगा, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। गुड नाइट बच्चों, बाय बाय। Listen to the incredible story of a 47-year-old mother.
तुमसे बेहतर कुछ है। असर कुछ है कि दिखता नहीं मगर कुछ है।